पीएम मोदी ने भले ही तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की आज लखनऊ में महापंचायत होगी, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रखी है। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, बिजली बिल वापसी, पराली जलाने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाने, किसानों के ऊपर दर्ज मामलों की वापसी समेत कई मांगे हैं, जिसको लेकर के आज महापंचायत होने वाली है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के मामले में यूपी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने मुख्तार के अलग अलग ठिकानों पर मौजूद संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। वहां तो बाकायदा ढोल बजाकर इस बात का ऐलान किया गया। बताया गया कि लखनऊ के पौश इलाके में मौजूद मुख्तार अंसारी की ये प्रॉपर्टी हजरतगंज के करीब है, जिसे अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप है। बेहद पौश इलाके में ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर का और इसे भी कुर्क किया जा रहा है। आजमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर इस प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई, जिसके लिए उस पूरे इलाके की नपाई करने के बाद उसे कटीले तारों से लॉक कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में आजमगढ़ की टीम यहाँ उपस्थित है। इस दौरान लखनऊ पुलिस की एक टुकड़ी वहाँ मौजूद दिखी, साथ ही आजमगढ़ से भी पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँची, जिनकी देखरेख में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और सरकार का ये चाबुक सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि मऊ में भी चला। वहां भी मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले सुरेश सिंह के एक मकान को कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया, जिसके लिए पुलिस की मौजूदगी में एक टीम सुरेश सिंह के घर पहुंची और वहां ढोल नगाड़े के साथ लाउडस्पीकर के जरिए कुर्की का ऐलान किया गया। बताया गया कि आरोपी सुरेश सिंह भी मुख्तार अंसारी की गैंग का सदस्य था, जिसने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर यह मकान खरीदा था, जिसके बाद वहां बाकायदा दीवार पर कुर्की का आदेश लिखकर मकान के गेट पर ताला जड़ दिया गया। दावा किया गया कि संपत्ति की कीमत करोड़ों में थी। यह संपत्ति जो दुकान और मकान 1 करोड़ 80 लाख रुपए। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है, जिसके बाद यूपी पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में लखनऊ और मऊ की इन संपत्तियों को कुर्क किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक आदमी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। और वहां से सामने आई एक तस्वीर में बदमाश एक मकान की छत पर निशाना लगाकर फायरिंग करते दिखाई दिए। फायरिंग करने के बाद वो सभी अलग अलग स्कूटर पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान उस गली में उनके अलावा कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके ऊपर कल गोली चलाई गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। 6 आरोपी हैं इसमें। बताया गया कि 2 गुटों के बीच रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। मुंबई में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया और एक दिन पहले करतारपुर दौरे के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर देश की सियासत गर्मा गई। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सिद्धू के पुतले फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस उन लोगों के हाथों से पुतला छीनकर अपने साथ ले गई। इससे पहले राम कदम के घर के एक कमरे में सिद्धू के पुतले को चप्पलों से पीटा गया। सिद्धू को इतना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं से प्यार है तो उसे किसने रोका? चले जाए पाकिस्तान। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सिद्धू के बचाव में कांग्रेस भी उतर आई। जब मर्जी प्रधानमंत्री जी केक खाने चले जाते हैं, नवाज शरीफ के घर में चले गए, तो ये रिश्ते क्या थे? बीजेपी ने सिद्धू के बयान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में जब पुलिस एक आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस वालों पर ही हमला करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि यह घटना इसी महीने की 17 तारीख की है। जब पुलिस एक दुकान के बाहर उस आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एक डंडा उठाकर पुलिस वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसकी तरफ तान दिया, जिसके बाद एक महिला उस आदमी को समझाती नजर आई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस डंडे से पुलिस वालों को लगातार धमकाता रहा। इसके बाद पुलिस और उसके बीच काफी देर तक बहस होती रही। वहीं पुलिस वाले जब उसकी दुकान में दाखिल होने लगे तो कुछ महिलाएं उनका रास्ता रोकती नजर आई।
पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। खबर है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में राजस्थान के जोधपुर से हितेश नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी अलग अलग हथियारों की तस्वीरें, वीडियो और उनकी कीमतें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था। साथ ही हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए उसने बैंक खाते की जानकारी भी दे रखी थी। बताया गया कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, क्योंकि पकड़े गए आरोपी के फोन से पाकिस्तान के नंबरों पर व्हाट्सएप पर बातचीत की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल को शक है कि पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर के जरिए हथियारों की एक खेप भारत भेजी गई, जिसमें इस आरोपी की बड़ी भूमिका है। और यही नहीं, पुलिस को पकड़े गए आरोपी के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमों की जानकारी भी मिली, जबकि उसके कई बड़े गिरोहों के साथ संबंधों के बारे में भी मालूम चला। अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीद कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से भी मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के सीएम ने उत्तराखंड में सरकार बनने की सूरत में कई बड़े ऐलान किए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान इम्फाल के बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीयूष गोयल के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 8 महीने और बढ़ाने की अपील की। फिलहाल ये योजना 30 नवंबर को खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक तेंदुए का शिकार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से तेंदुए की खाल और नाखून भी पुलिस ने बरामद की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने देवास के जंगलों में तेंदुए का शिकार किया था। तेंदुए का शिकार इन्होंने देवास के जंगलों में किया था। दिल्ली एनसीआर में धुंध छटने के बाद भी कई इलाकों में हवा बेहद खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत खराब श्रेणी में देखी गई। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 381 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत के लिए तैयारियां तेज हो गईं। सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में होने वाले किसानों के सम्मेलन के लिए मंच बनकर तैयार हो गया। किसानों ने दावा किया कि उन्हें पुलिस की तरफ से इस महापंचायत की इजाजत मिल गई। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं इको गार्डन में इस वक्त। इस दौरान वहां तैयारियों का जायजा ले रहे किसानों ने अपनी मांग सामने रखी। कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के साथ ही MSP पर कानून बनाने की बात सामने आई। उन लोगों ने उम्मीद जताई कि महापंचायत के लिए देश के कई इलाकों से किसान सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इन बातों का बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी हम मानते हैं कि हो जाएगा। गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों की शपथ लेने के बाद कुछ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की खबरें भी सामने आई है। राजस्थान का खेरवाड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि मंत्री बनने के लिए क्या कोई खास योग्यता होती है। अपनी चिट्ठी में दयाराम परमार ने सीएम गहलोत से पूछा कि अगर मंत्री बनने के लिए खास योग्यता चाहिए तो वो भी उसे पाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कई महीनों तक चली उथल पुथल के बाद आखिरकार कैबिनेट का दोबारा गठन हो गया और इस बार 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक दिन पहले कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, ताकि कैबिनेट में सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जा सके। तय कार्यक्रम के तहत जयपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और दोनों खेमों से 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले इन मंत्रियों में पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और मुरारीलाल मीणा भी शामिल रहे। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नए मंत्रिमंडल के साथ विकास के वायदों को पूरा करने का भरोसा दिया। ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। माना जा रहा है कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस फेरबदल के जरिए नाराज चल रहे पायलट गुट को साधने की कोशिश की। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो तस्वीर जयपुर कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सामने आई, उसमें दोनों खेमों की अदावत खुलकर सामने आ गई।
क्योंकि वहां जमा लोग दो खेमों में बटे नजर आए। एक खेमा सचिन पायलट का था तो दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दोनों तरफ के लोग अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। कांग्रेस दफ्तर के पार आज फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही, लेकिन उन्होंने इशारों में दूसरे गुट पर हमला भी बोल दिया। मुझको या किसी और को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दम पर हो रहा है वो। गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल को 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि इस मंत्रिमंडल में सचिन पायलट गुट के विधायकों के अलावा महिलाओं और दलित समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है, जिसमें 15 में 3 महिला विधायकों को मंत्री पद देना भी शामिल है और उसके साथ ही सचिन पायलट के 5 करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। उनमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि मुरारी लाल मीणा और ब्रिजेंद्र ओला को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। और इतना ही नहीं, दावा है कि इस बार फेरबदल के जरिए दलित समुदाय की भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई और 15 में पहली बार 4 ऐसे विधायक मंत्री बने जो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे को साधने की कोशिश में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों में 5 विधायकों की नाराजगी की खबर भी सामने आ गई। इनमें कुछ तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तक नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका दर्द सामने आ गया। परिवार का जो मुखिया होता है, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो फिर मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि किस बच्चे को कितनी रोटी देनी है, क्या देना है, किसको भूखा रखना है। हालांकि बीएसपी से आए विधायक राजेंद्र गुडा ने इस मामले में बाजी मार ली और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। एक परिवार में दूसरा परिवार मिलता है तो छोटी मोटी अपेक्षाएं रहती है, उसको बैठ कर तो रास्ता निकाल लेते हैं। जबकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक देवदीप चंद खेरिया ने इस फेरबदल को पार्टी का फैसला बताया और मिलकर काम करने का भरोसा दिया। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। बताया गया कि वहां की सरकार ने कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई कड़े नियम लागू कर दिए, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोगों ने राजधानी ब्रसेल्स की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। लेकिन जल्द ही उन्हें पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ा। सड़कों को खाली करवाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके साथ ही उन पर आंसू गैस के कई गोले भी दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ वहीं डटे रहे। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई ताकि फिर कोई बवाल ना हो। इससे पहले प्रदर्शनकारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़े होकर अपना विरोध जताते नजर आए। बिहार के दानापुर में पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर बवाल शुरू कर दिया। वहां पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की और रास्ते को बंद कर दिया। बवाल की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। भीड़ को समझाने के लिए कुछ पुलिस वालों ने कोशिश भी की, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक ना चली। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर परेशान करने और घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने सिर्फ अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई का दावा किया और तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून फिर से लाने की बात कही है। मंत्री पटेल ने दावा किया है कि हम किसानों का प्रशिक्षित करेंगे, उनको समझाएंगे और जब सब सहमत हो जाएंगे तब कृषि कानून फिर से लाएंगे। कमल पटेल ग्वालियर की कृषि विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये दावा भी किया कि कृषि कानून किसानों के हित में थे और उनकी आय बढ़ाने के लिए लाए गए थे। ऐसे में सबको साथ लेकर चलने वाली है मोदी सरकार। हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में फ्रांस की सेना के दखल के खिलाफ जारी प्रदर्शन में झड़प हो गई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। फ्रांस की सेना उस इलाके में चरमपंथियों के खात्मे की लड़ाई में शामिल है, लेकिन वहां के लोग इससे खासा नाराज हैं। काया शहर से आई कुछ तस्वीरों में इस नाराजगी की झलक भी दिखाई पड़ी, जहां कुछ प्रदर्शनकारी फ्रांस की सेना के काफिले पर पथराव करते दिखे। उस रास्ते पर जम गए जहां से फ्रांस की सेना की गाड़ियों को गुजरना था।
इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि सेना के जवान घंटों वहां फंसे रहे। न प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिया और न ही उन लोगों से कोई समझौता हो पाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच इलाके के कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, जो हालात पर नजर बनाए हुए थे। इस बीच कुछ लोग एक घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी में दिखे। बताया गया कि फ्रांस की सेना के जवानों ने पथराव कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे वो आदमी जख्मी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की सेना की वापसी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। भोपाल के एक इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़कों की खराब हालत पर प्रशासन के खिलाफ लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बताया गया कि उस इलाके में पिछले 2 साल से सड़कों की हालत बेहद खराब है और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए वहां के लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन नारे लगाने के बजाय उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर हंसकर प्रदर्शन किया। इस अनोखे प्रदर्शन में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उनके हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने प्रशासन तक अपनी समस्या पहुंचाने की कोशिश की। बताया गया कि सड़कों की जर्जर हालत की वजह से वहां के लोगों को हर दिन भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं बारिश होने पर तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। भारत में कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन एंड ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कैट ने आरोप लगाया है कि साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, उन्हें बनाने का केमिकल अमेजॉन से मंगाया गया था। संगठन के मुताबिक आतंकियों ने अमेजॉन से ही अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल खरीदे, जिन पर हिंदुस्तान में बैन है और उन्हें खुले बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। आरोप है कि बाद में इन्हीं केमिकल और दूसरी चीजों के जरिए आईईडी तैयार की गई, जिसका पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया। संगठन ने इन आरोपों के पीछे आईएनए की जांच का हवाला भी दिया। 14 फरवरी साल 2019 में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। मामला सामने आने के बाद सीएआईटी ने अमेजॉन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। पुलवामा के आतंकी हमले में जो बम बनाए गए थे, उस बम के अंदर यूज होने वाला अमोनियम नाइट्रेट भी अमेजॉन के जरिए खरीदा गया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये मांग करता है कि अमेजॉन के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अमेजॉन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अमेजॉन से जांच में सहयोग न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेजॉन के जरिए ड्रग्स बेचे जाने के आरोप पर मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक कंपनी ऐसी जिसका अकाउंट गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका जीएसटी गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसके नाम गलत है, और उसके साथ अगर अमेजन व्यापार करे, वो भी नशे का व्यापार करे, ये साइबर क्राइम से भी गंभीर क्राइम है और हम मध्य प्रदेश में इस तरह की क्राइम को बढ़ावा नहीं होने देंगे। त्रिपुरा पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस युवा अध्यक्ष सयोनी घोष को गिरफ्तार कर लिया है। घोष पर हिट एंड रन केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि सयोनी घोष अगरतला में नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार कर रही थी। इस बीच उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की थी। सयोनी घोष की गिरफ्तारी का टीएमसी ने विरोध किया है। त्रिपुरा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी की एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंच गया है। टीएमसी के सांसद आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा है। तो टीएमसी सांसद आज प्रदर्शन करेंगे। जो बवाल हुआ है उस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। टीएमसी सांसद दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा है टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने। त्रिपुरा को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। বিরোধী আছেটাকে আর তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গুলি গোলা চলাটা নতুন কিছু নাকি? পুলিশও কিছু নাই, প্রশাসনও কিছু নাই, পার্টিরও কোনো কেউ কিছু মানে না। এই যে হিংসার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, এই ক্রিমিনালরা সব টিএমসি পার্টির মধ্যে ঢুকছে, তারা মারামারি করছে। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान जिद पर अड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ऐलान किया गया कि फिलहाल सभी आंदोलनकारी दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे।
किसानों ने बताया कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को होगी। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 310 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपी। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार, भारत सरकार के 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है। इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए गया जा रही पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई। असल में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से निकलने के बाद अचानक ट्रेन के पहिए जाम हो गए। अच्छी बात ये रही कि सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित निकाल लिया गया। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में कुछ मछुआरों ने समुद्र के बीच में जश्न मनाया। नावों पर सवार इन मछुआरों ने वर्ल्ड फिशरीज डे पर अपनी खुशी जाहिर की। बिहार के वैशाली में पुलिस ने एक बगीचे से 9 देसी बम बरामद किए। ये सभी बम वैशाली के जावा गांव से बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद इन सभी बमों को नष्ट कर दिया जाएगा। देखे तो 9 बम एक तो बोरिया में करके रखा हुआ था। कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद अब उत्तराखंड का नैनीताल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने लगा। हालात सुधरने के बाद वहां सैलानियों की संख्या में तेजी आई है, जिससे टूरिज्म कारोबारी भी खुश नजर आए। नुकसान की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक ये है कि काम दोबारा पटरी पे आने की एक कवायद चलेगी। ज्यादा से ज्यादा सैलानी नैनीताल का रुख करें, इसके लिए टूरिज्म कारोबारी और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग कई तरह के ऑफर और छूट भी दे रहे हैं। अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं और भी बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। बिहार के बाढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस ने कच्ची शराब पर कार्रवाई करने के लिए एक जगह छापा मारा तो सबके होश उड़ गए। नदी के बीच बने टापू पर कच्ची शराब बनाने का पूरा साजो सामान मौजूद था। वहां बनाई गई भट्टियों में कई लीटर कच्ची शराब बनाई जा रही थी, जिन्हें पुलिस ने नष्ट कर दिया। इसके साथ ही बन चुकी शराब की कई बोतलों को पुलिस की टीम अपने साथ जब्त करके ले गई। भारत में बना बेहद ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। कई तरह के खतरनाक हथियारों और मिसाइलों से लैस इस जहाज को पूरी तरह देश में ही बनाया गया है, जिसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में हुए एक कार्यक्रम में इस जहाज को कमीशन किया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल हो चुका है और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आईएनएस विशाखापट्टनम पर मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विशाखापट्टनम पर पहुंचे, जहां नौसेना के जवानों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे जहाज का निरीक्षण भी किया। सामने आई तस्वीरों में राजनाथ सिंह नौसेना अधिकारियों के साथ जहाज के अंदर घूमते नजर आए। उन्होंने जहाज के इंजन रूम से लेकर कंट्रोल रूम तक का जायजा लिया। बाद में उन्होंने आईएनएस विशाखापट्टनम के स्टाफ से मुलाकात की और विजिटर बुक पर दस्तखत किए। उन्होंने इस दिन को भारत के लिए बेहद खास बताया। आईएनएस विशाखापट्टनम की जो आज कमीशनिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि एक मेजर अचीवमेंट है हम सभी भारतवासियों के लिए। आईएनएस विशाखापट्टनम देश में बना पहला युद्धपोत है और इसे बनाने में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यानी बेहतर स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस जंगी जहाज की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में गन बनाया गया है। इसकी असली खूबी है इसकी जबरदस्त ताकत और हमला करने की क्षमता। ये जहाज करीब 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 7400 टन है और इतने भारी भरकम जहाज को ताकत देने के लिए गैस से चलने वाले 4 इंजन इसमें लगाए गए हैं, जो इसे करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। लेकिन इस जहाज की सबसे बड़ी खूबी है इसके हथियार। इसमें सतह से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली क्षमता है। मिसाइलें तैनात हैं जो किसी भी तरह के लक्ष्य को तबाह करने में, भेदने में बेहद कारगर साबित होती है। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो अपनी तरफ आ रही किसी भी दुश्मन मिसाइल या विमान को हवा में ही तबाह कर सकता है और इसके लिए इसमें बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। और यही नहीं, बेहद खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल भी ये दाग सकता है जो जमीन पर, पानी पर मौजूद किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके अलावा ये जंगी जहाज दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों को चकमा देने के साथ उन्हें तबाह करने में भी बेहद माहिर साबित होते हैं।
यूरोप के देश क्रोएशिया में कोरोना के कड़े नियमों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां पिछले कुछ वक्त से कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद सरकार ने हर किसी के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया। लेकिन लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में हजारों की तादाद में लोग राजधानी ज़ग्रेब में मार्च निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी ने मास्क लगाया, ना ही बाकी चीजों का ध्यान रखा गया। बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर पहुंचे लोगों ने सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया और नियमों में ढील की मांग की। क्रोएशिया यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां अभी तक सबसे कम टीके लगाए गए हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने पर सरकार ने बाहर निकलने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक आदमी ने अपनी जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप है कि जब वो अपने रिश्तेदार के साथ गांव गया तो वहां कुछ लोगों ने उसे धमकाकर जबरन उसकी शादी करवा दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोग उसे दोनों तरफ से घेरकर बारात की शक्ल में आगे बढ़ते दिखाई दिए, जिनसे बचने के लिए उसने हाथ पैर मारे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों हाथ पकड़कर लोगों ने उसे मंडप पर बिठा दिया, जहां एक आदमी उसके सिर पर सेहरा बांधने के लिए काफी देर तक मशक्कत करता दिखाई दिया। इस दौरान उसने कई बार इसका विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पहले समझाया और ना मानने पर धमकाते हुए बिठा दिया। इस घटना के बाद लड़के ने वीडियो बनाकर मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया गया। आरोप है कि हथियारों से लैस कुछ दबंगों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी नेता भूपेंद्र शर्मा ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। बिहार के हाजीपुर में ट्रेन में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक लड़की को नीचे धक्का दे दिया। इस हादसे में लड़की बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की बहन की शादी में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत पहुंचे। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट तक शादी समारोह में रुके और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में बीजेपी सांसद ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पिता पुत्र की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों का शव खेत में खून से लथपथ मिला। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कुछ लोगों ने घायल तेंदुए को देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और डॉक्टरों की टीम तेंदुए के इलाज में जुट गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लगाई गई पाबंदियों की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी, परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यूपी के सहारनपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए दुकान में घुस गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने चेकिंग के समय काफी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। बताया गया कि पकड़े गए दोनों आरोपी महाराष्ट्र के धड़गांव के रहने वाले हैं। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा की। इस दौरान उन्होंने सीए कानून को संविधान के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप में फंसाकर बड़े उद्योगपति और व्यापारियों से करोड़ों रुपए वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला फैशन डिजाइनर है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 184 रन का स्कोर बनाया, जबकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 111 रनों पर ही ढेर हो गई। राजस्थान में नए मंत्रियों की शपथ लेने के बाद कुछ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी भी सामने आई। खेरवाड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। यूपी के हापुड़ में एक शादी समारोह के समय अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता से 2 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों अवैध रूप से भारत लाए गए रोहिंग्याओं के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने चेंबूर इलाके में छापा मारकर करीब 5.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले में नाइजीरियाई मूल के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप के देश बेल्जियम की सरकार ने कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई कड़े नियम लागू कर दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजधानी ब्रसेल्स में कई लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप में 2 महीने से धधकते ज्वालामुखी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। वहां ज्वालामुखी फटने से लावे की नदी के बाद धुएं का गुबार छा गया और वहां रात का नजारा तो और भी डरावना हो गया। वहां ऐसा लावा बहता दिखा मानो कोई लेजर शो चल रहा हो। इसके बाद वहां धमाके के साथ धुएं का बादल बनता दिखाई दिया, जिसका फैलना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। अमेरिका में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। खबर है कि अमेरिका ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की इजाजत दे दी है। दावा है कि 2 डोज के बाद इस तीसरी बूस्टर डोज से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में काफी कमी आएगी और ये बूस्टर डोज मृत्यु दर को रोकने में काफी मददगार भी साबित होगी। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च में पाया गया कि ये कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा पर भी काफी असरदार है। दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया कि कोरोना से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ ये बूस्टर डोज जांच के दौरान करीब 96% तक प्रभावशाली पाया गया। त्रिपुरा के अगरतला में टीएमसी नेता के घर पर हमले और तोड़फोड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने टीएमसी नेता सुबोध चौधरी के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमले में कई लोग घायल हो गए। इस हमले और तोड़फोड़ के बाद वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। योगी आदित्यनाथ ने पीएम के साथ फोटो शेयर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की। इस ट्वीट में उन्होंने कविता भी लिखी जिसमें नया भारत बनाने का संकल्प जताया गया। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी एक कार एक पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 7 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इलाके के लोगों की मदद से हादसे में जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी बनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि वो पटियाला से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित संत ईश्वर सम्मान कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे पर भी अपने विचार रखे। अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली से सांसों का संकट हर बार खड़ा होता है, लेकिन फतेहगढ़ के विजय वीर ने इस पराली से मिठाई के डिब्बे बनाने की अनोखी तकनीक इजाद की, जिसके लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक मशीन का सहारा लिया, जिसकी मदद से पराली के जरिए गत्ते की बड़ी बड़ी शीट तैयार की गई। आपको इसमें जो पराली है ऊपर की तरफ से नजर भी आएगी, इसके जो रेशे हैं वो आपको नजर भी आएंगे। फैक्ट्री के मालिक विजय वीर ने दावा किया कि अगर इस तकनीक पर ध्यान दिया जाए तो पराली की समस्या से निजात पाने के साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह के प्रोजेक्ट और लग सकते हैं, इसको थोड़ा सब्सिडाइज करना चाहिए। कश्मीर के रहने वाले आरिफ खान ने 2022 में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में स्कीइंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। 31 साल के आरिफ बारामूला के रहने वाले हैं और 4 साल की उम्र से ही स्कीइंग कर रहे हैं। उनके पिता यासिन खान गुलमर्ग में एक स्कीइंग स्टोर चलाते हैं और स्कीइंग के लिए बतौर गाइड भी काम करते हैं। आरिफ खान ने स्कीइंग अपनी दुकान के बाहर ही शुरू की थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली बार नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। आरिफ के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की खबर से उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है, इंडिया की कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, सिलेक्ट हुआ तो मुझे उम्मीद है कंट्री के लिए अच्छा से रिजल्ट ये लाएगा। यमन में जारी हुती विद्रोहियों के हंगामे पर सेना ने लगाम लगा दी। वहां के हुसैन जिले में सेना ने विद्रोहियों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए वहां भारी भरकम टैंक और सेना की गाड़ियों को जाते देखा गया, जिन पर सेना के जवान चढ़े दिखाई दिए। उन लोगों ने मारान की पहाड़ियों से भी विद्रोहियों को खदेड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। वहां पहले तो गोलीबारी की आवाज सुनी और फिर एक धमाके के बाद धुआं फैल गया।
सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हूती विद्रोहियों के लिए सबसे जरूरी सड़क के रास्ते को कब्जे में ले लिया गया। इसके साथ ही एक फैक्ट्री पर सेना ने फतह पा ली, जो कि हूतियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही थी। इस सफल ऑपरेशन के बाद वहां जश्न भी मनाया गया। हथियार लहराने के साथ ही सेना के लोगों ने विद्रोहियों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की केंद्र सरकार कृषि कानूनों की तरह सीए को भी वापस लेने की मांग की और धमकी दी कि अगर एनपीआर और एनआरसी कानून बनाया गया तो बाराबंकी भी शाहीन बाग बनेगा। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। पुलिस ने